हाँ जी बेटा, अब हम प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी में नेक्स्ट बात करेंगे अमीनो एसिड्स। देखो हज़ारों लाखों टाइप की प्रोटीन्स रहती हैं, लेकिन उनको बनाने वाली जो अमीनो एसिड्स रहती हैं वो सिर्फ होती हैं 20। यही 20 टाइप की अमीनो एसिड्स रहती हैं जो कि कई सारी टाइप की प्रोटीन्स को बनाती हैं। क्लियर? पहला राइबोसोम्स हो गया, दूसरी होगी अमीनो एसिड, तीसरे हम बात करते हैं mRNA की। इसका एक ही काम रहता है, डीएनए से कोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन को लेके आना। देखो जो कोडोन्स रहते हैं mRNA पे, वो उनको अमीनो एसिड अपने आप रिकॉग्नाइज नहीं करती, बल्कि उनको पहचानता है टीआरएनए, और टीआरएनए ही उसके अगेंस्ट एंटी कोडोन को लेके आता है। समझ गए? तो जो mRNA रहता है बेटा, वो बार बार यूज होता रहता है। अब आ जाओ टीआरएनए पे, जिसको कि हम ट्रांसफ़र या सोल्यूबल आरएनए के नाम से जानते हैं। बेटा इसको पता चल जाता है कि mRNA पे कौन सा कोड है। अब ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर टाइप की अमीनो एसिड को उठाता है, ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग। समझ गए? अब जो चार्ज्ड टीआरएनए है, उस अमीनो एसिड को लेके आएगा mRNA पे। तो जिसको ये लेके आ रहा है कोडोन के अगेंस्ट, उनको हम नाम देते हैं एंटी कोडोन। मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना। और जिस एंजाइम की हेल्प से करता है उसका नाम है सिंथेटेज एंजाइम, अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। वो एंजाइम जो कि टीआरएनए पे अलग अलग अमीनो एसिड्स को बाइंड करने में हेल्प करता है, यानी कि अमीनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम के नाम से। ठीक है, हर जगह हमने एक पर्टिकुलर एंजाइम का नाम पढ़ा है। ट्रांसलेशन में आप जिस एंजाइम का नाम करोगे उसका नाम है अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक है, तो आ जाओ बेटा अब इसकी मैकेनिज्म पे। अगर ट्रांसलेशन की मैकेनिज्म समझ में नहीं आई तो समझ लेना कि सब कुछ बेकार हो जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप। अगर समझ में ना आए तो मेरे पास पर्सनली कॉल कर लेना या व्हाट्सअप कर लेना कि ये चीज़ कैसे हुई, लेकिन इसको बहुत ध्यान से सुनना। एक्टिवेशन ऑफ द अमीनो एसिड। एक एक्टिवेटिंग एंजाइम होता है अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। बेटा अमीनो एसिड अपने आप थोड़े ना एक्टिवेट होंगे। जितनी भी अमीनो एसिड्स रहती है मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में, ठीक है, मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में अमीनो एसिड जुड़ेंगे एंजाइम अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। जुड़ गई, एनर्जी चाहिए, और इसकी वजह से ये देखो एक कॉम्प्लेक्स बना अमीनो असाइल कॉम्प्लेक्स, है ना। एटीपी कन्वर्ट हो गई एएमपी में अमीनो एसिड और उस एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बन गया। यानी कि जैसे ही अमीनो एसिड के साथ वो एंजाइम जुड़ा, ये जो अमीनो एसिड थी दे गेट एक्टिवेट। क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है चार्जिंग या अमीनो असाइलेशन ऑफ द टीआरएनए। एंजाइम अमीनो एसिड जुड़ गई। अब ये जो एंजाइम और जो अमीनो एसिड जुड़ी, ये लोग जुड़ जाएंगे जाके टीआरएनए के साथ। बताया था ना, चार्जिंग ऑफ द टीआरएनए। चार्जिंग का मतलब टीआरएनए की एक्टिवेशन, क्योंकि जब तक टीआरएनए ही एक्टिवेट नहीं होएगा वो अमीनो एसिड्स को कभी भी लेके नहीं आ सकता। हो गया, दो रिएक्शन समझ में आ गई, दो स्टेप क्लियर। चलो जी, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड के बाद में अब जो सबसे पहला स्टेप आता है, दिस इज नोन एज इनिशिएशन। और बेटा यहाँ पर ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन की तरह आपको फैक्टर्स नहीं मिलेंगे, एंजाइम्स के नाम नहीं मिलेंगे, फैक्टर्स मिलेंगे, याद करने पड़ेंगे। देखो जो प्रोकैरियोट्स, क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड में या तो प्रोकैरियोट का आएगा या यूकैरियोट का आएगा, और जिसका भी आएगा उसी के बारे में लिखना पड़ेगा। जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, ट्रांसलेशन को शुरू करने के लिए 3 फैक्टर है, आई फॉर इनिशिएशन, एफ फॉर फैक्टर। ठीक है, इनिशिएशन फैक्टर 1, 2 और 3, सिंपल है। लेकिन यूकैरियोट्स में ये 9 होते हैं। देखो इनिशिएशन फैक्टर तो सेम है, लेकिन इनके आगे ई लिख दिया ना, ई का मतलब है यूकैरियोटिक। देखो 1, 2, 3,
4A 4B 4C 4D 5 और 6, यानी कि 6 होते हैं। 1 2 3 4 की 4 फॉर्म है, A B C D 5 और 6। समझ गए। अब इनकी रिएक्शंस करते जाएंगे। इनमें से सबसे पहले अगर प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो उसका तो तीसरा, और अगर यूकैरियोट्स की बात करेंगे उसका दूसरा। समझे, प्रोकैरियोट का तीसरा अगर प्रोकैरियोट की बात पूछी जाए, और यूकैरियोट का दूसरा। दे गेट अटैच टू स्मॉलर सब यूनिट। रिएक्शन दिखाई दे रही है, यहाँ पर सिर्फ यूकैरियोट का लिखा है, लेकिन अगर आपके पास प्रोकैरियोट का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इसको ई की जगह लिखोगे IF3। बेटा ये जो फैक्टर है हमारे अंदर दूसरा और उनके अंदर तीसरा, ये स्मॉलर सब यूनिट के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि जब प्रोटीन नहीं बनती उससे पहले दोनों राइबोसोम की जो यूनिट रहती है वो अलग अलग पड़ी रहती है, अलग अलग रहती हैं, और उनको एक साथ लाना रहता है। ठीक है, ये जो फैक्टर थे ये किसके साथ जुड़े, इस स्मॉलर सब यूनिट के साथ जुड़े। इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी उसको मिलेगी विद बाय द GTP, ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब जो mRNA रहता है इसके बारे में बताया था कि जो ये स्मॉलर सब यूनिट होती है इसके पास mRNA को बाइंड करने के लिए एक स्पेस होता है ना, 3 प्राइम एंड पे। अब जैसे ही, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब mRNA इस स्मॉल सब यूनिट पे जुड़ेगा तो बताया था कि mRNA पे 3 साइट होती है, P, A और E, और mRNA पे होता है स्टार्ट कोडोन AUG। बेटा mRNA स्मॉल सब यूनिट से इस अकॉर्डिंग जुड़ेगा कि जो स्टार्ट कोडोन होएगा, जो स्टार्ट कोडोन होएगा AUG या GUG, वो आए P साइट पे। देखो सबसे पहले A होती है, फिर P होती है, और फिर E एग्जिट होती है। तो जो स्टार्ट कोडोन होता है वो A साइट पे नहीं आता, वो बीच वाली साइट पे आता है जिसका नाम है पेप्टाइडियल साइट। समझ गए, ध्यान से सुनना। mRNA 40S सब यूनिट से इस अकॉर्डिंग जुड़ेगा कि इसका जो स्टार्ट कोडोन है वो इसकी कौन सी साइट पे जाए, कौन सी जगह पे जाए, P साइट के ऊपर जाए। क्लियर, पहली रिएक्शन समझ में आ गई। चलो जी, अब चलो नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। 40S और mRNA का कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, अब जो अमीनो असाइल tRNA जो कॉम्प्लेक्स बना था वो भी आ जाएगा P साइट के ऊपर। तो देखो mRNA के ऊपर कोडोन कौन था, AUG मान लो। ठीक है, तो A के अपोजिट क्या लेके आएगा tRNA, U के अपोजिट A और G के अपोजिट C, यानी कि UAC को लेके आएगा। समझ गए ना बेटा। tRNA का ये काम है कि जो कोडोन्स रहेंगे उसके अगेंस्ट एंटी कोडोन कौन लेके आता है, tRNA। AUG के अपोजिट, A के अपोजिट हमें पता है U आता है, U के अपोजिट A आता है, और G के अपोजिट C आता है। इस UAC को ये tRNA लेके आएगा P साइट के ऊपर। तो इसकी वजह से UAG जो कि mRNA पे रहता है, UAC जो कि tRNA पे रहता है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। ये जो काम किया जाता है फैक्टर्स के थ्रू हमारे अंदर, यूकैरियोट्स में तो करेगा थर्ड फैक्टर और प्रोकैरियोट्स का करता है दूसरा फैक्टर। तो इस तरह 40S सब यूनिट के साथ tRNA भी जुड़ गया और ये पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया। लेकिन अभी भी एक चीज़ रहती है और वो रहती है 60S, है ना। कब तक शुरू नहीं होगी प्रोटीन की चेन, जब तक कि ये लार्जर सब यूनिट नहीं जुड़ जाती। द इनिशिएटिंग मीथियोनाइन, क्यों, क्योंकि वो मीथियोनाइन को कोड करती है ना। एक्सेप्टिंग tRNA इज चार्ज्ड। बेटा जिसको ये मीथियोनाइन को लेके आ रहा है वो सबसे पहले चार्ज्ड होती है, किससे, नॉन फॉर्माइलेटेड, जिसके पास फॉर्माइल ग्रुप नहीं होता, मीथियोनाइन। यानी कि ये चीज़ याद रखना, नॉन फॉर्माइलेटेड मीथियोनाइन होती है यूकैरियोट्स में, और फॉर्माइलेटेड मीथियोनाइन होती है किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स में। मीथियोनाइन MET लिखा है, यानी कि ये क्या है, यूकैरियोट की रिएक्शन। लेकिन अगर प्रोकैरियोट की आ गई तो आपको लिखना पड़ेगा FMET। ठीक है, चलो जी। अब मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ये सारा कॉम्प्लेक्स
40 के साथ mRNA भी जुड़ लिया, tRNA भी जुड़ लिया। अब जुड़ेगी 60S सब यूनिट। और प्रोकैरियोट्स का तो सिर्फ एक ही बचा, फर्स्ट फैक्टर। यूकैरियोट का फर्स्ट और फोर्थ फैक्टर बेटा इसको जोड़ेंगे और इसकी वजह से 80S का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जैसे ही ये 80S कॉम्प्लेक्स बनता है, अब एक तरह से प्रोटीन की जो फॉर्मेशन है वो हो जाएगी शुरू। ये रिएक्शन और ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले ये रिएक्शंस याद कर लेना। रिएक्शंस याद करते ही जो फैक्टर्स रहेंगे वो ऑटोमेटिक याद होते जाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ इसके अगले स्टेप जिसका नाम है एलोंगेशन। बेटा ये डायग्राम दिखाती हूँ, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, ये यहीं से समझाती हूँ। अब देखो जो स्टार्ट कोडॉन था वो किसके ऊपर आया, पी साइट के ऊपर आया, AUG। और tRNA इसके लिए कौन सा अमीनो एसिड ले आया, UAC ले आया। तो अब जो A साइट है वो खाली रहती है। अब मान लो A साइट पे आ गया CGA कोडॉन, tRNA को दूसरे को पता चल गया कि भाई CGA है, उसके अगेंस्ट क्या लेके आना है, GCU। tRNA आया और देखो ये एंटी कोडॉन लेके आया, तो दोनों जगह हो गए, यहाँ भी कोडॉन एंटी कोडॉन और यहाँ भी, और यहाँ दोनों अमीनो एसिड्स। अब क्या रहेगा बेटा, जो पी साइट और ए साइट की अमीनो एसिड है, हमें पता है दो अमीनो एसिड के बीच का बॉन्ड कौन सा होता है, पेप्टाइडियल बॉन्ड। बेटा इन दोनों के बीच में जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ध्यान से सुनना, जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा पी साइट की अमीनो एसिड और ए साइट की अमीनो एसिड में, पी साइट पे और ए साइट पे जो ये कनेक्शन होता है ना AUG का और GCA का, ये टूट जाएगा। क्या बोला मैंने, ये कनेक्शन टूट जाएगा और इसकी वजह से इस अमीनो एसिड का इस tRNA से भी टूट जाएगा। ये अमीनो एसिड बड़ी शानी रहती है, कहेगी कि तू ही आ जाना इसके ऊपर। तो देखो जो AUG से लेके tRNA तक का देखना, इसको तो फेंक देगी बाहर कि भाई तुझे तो नई फ्रेंड मिल गई। और CGA से लेकर इस अमीनो एसिड तक को उसने बुला लिया पी साइट पे। अब देखो पी साइट पे दो अमीनो एसिड हो गई, उस अमीनो एसिड ने पहले कोडॉन एंटी कोडॉन और tRNA को बाहर कर दिया। अब ए साइट फिर से एक्सपोज हो गई, फिर से एक नया कोडॉन आया और इसके लिए एंटी कोडॉन आया, तीसरे अमीनो एसिड। अब फिर से उन दोनों अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ब्रेकेज टूटेगी और ये जो पेप्टाइड पी साइट पे जो रहेगी अमीनो एसिड तो बच जाएगी, बाकी नीचे का जितना भी हिस्सा रहता है टूट के ई साइट पे, ई साइट से बाहर निकलता जाएगा। और देखो इस तरह कई सारी अमीनो एसिड जुड़ती जाती है। ठीक है, तो प्रोटीन की चेन बनती गई, इसी को हम बोलते हैं एलोंगेशन। tRNA कॉम्प्लेक्स पहुंचा ए साइट पे, mRNA के लिए वो खाली हो गई, तो इसके लिए हमें चाहिए एलोंगेशन फैक्टर। ठीक है बेटा, यूकैरियोट्स के अंदर तो होता है इलोंगेशन फैक्टर 1 और प्रोकैरियोट्स में होता है इलोंगेशन फैक्टर TU और TS। ठीक है, ये देखो कि एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और पेप्टाइड बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा, जो पी साइट पे अमीनो एसिड रहती है उसके बीच में और टी साइट पे जो अमीनो एसिड रहती है उसके बीच में। तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, देखो जो कनेक्शन रहता है tRNA अमीनो एसिड का पी साइट पे, ठीक है, tRNA और अमीनो एसिड का पी साइट पे वो टूट जाएगा। तो पी साइट की जो अमीनो एसिड और tRNA रहता है वो टूट के चले जाएंगे ई पे, और जो ए साइट का जितना भी मटेरियल रहता है वो आ जाएगा पी साइट के ऊपर। और हर बार यही होता रहता है कि जो पी साइट पे अमीनो एसिड और tRNA है वो ई पे जाके निकलते रहते हैं और यहाँ पर अमीनो एसिड की एक चेन बनती रहती है। तो क्या हुआ, ए साइट पे ए से पी साइट पे जितनी भी अमीनो एसिड गई, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसलोकेशन। और जो ये प्रोसेस किया जाता है जिस एंजाइम के थ्रू, दिस इज नोन एज द ट्रांसलोकेज एंजाइम। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोई स्टॉप कोडॉन ना आ जाए।